सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आज की वीडियो में क्लास 12 की इकोनॉमिक्स क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। कौन वाला करेंगे? जो 2023 में पूछा गया है, जो साइंस और कॉमर्स वालों के लिए। साइंस और कॉमर्स वालों के लिए जो 2023 मतलब इसी साल में जो पूछा गया है, उसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप लोगों का आज की परीक्षा है 23 मार्च को, यानी आर्ट्स वालों को इकोनॉमिक्स का। तो क्या पता कि इससे भी कुछ प्रश्न आ जाए परीक्षा में, और साथ साथ में इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे, जिससे कि और भी इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आए आसानी से बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है पहला प्रश्न, यहाँ पर है पहला प्रश्न, यहाँ पर एक नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन के तकनीक के चयन से है। उत्पादन के तकनीक के चयन से। तो देखिए, केंद्रीय समस्या 3 तरह की होती है: क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, और कितनी मात्रा में उत्पादन करे। लेकिन यहाँ पर है तकनीक के चयन से। तो जब भी तकनीक के चयन से आएगा तब होगा कैसे उत्पादन करे। तब होगा कैसे उत्पादन करें, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। तो संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहा जाता है? उपयोगिता यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3वां प्रश्न है कि उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किया हिग्स और एलन ने। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अगर कहेंगे कि उपयोगिता का संख्यावाचक विश्लेषण, तो संख्यावाचक विश्लेषण क्या था? मार्शल ने। लेकिन क्रमवाचक विश्लेषण हिग्स एंड एलन, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर 4 नंबर देख लेते हैं। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। देखिए, अब मांग रेखा है एक्स अक्ष के समांतर। मांग रेखा है एक्स अक्ष के समांतर। जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो पूर्णतः लोचदार मांग होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और अगर मांग वक्र यहाँ पर वाई अक्ष के समांतर रहेगा मांग वक्र, तो ये होगा पूर्णतः बेलोचदार मांग। यहाँ पे ई बराबर 0 होता है, तो ये होता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। अगर एक्स अक्ष के बराबर है तो ई बराबर अनंत होगा, ये पूर्णतः लोचदार मांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किसी वस्तु की मांग घटती है। जैसे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रहा है, इनकम में वृद्धि हो रहा है, जिससे कि उस वस्तु की मांग घट रही है, उस वस्तु की डिमांड घट जा रहा है। तो क्या अगर वस्तु की आय बढ़ रहा है तो डिमांड घट जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि लोग उस वस्तु को मतलब अच्छा वस्तु खरीदना चाह रहा है, यानी वह वस्तु कम खरीदना चाह रहा है। तो वह वस्तु किस तरह का वस्तु हो जाएगा? एक तरह का घटिया वस्तु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए, जो पहले से टिक क्या हुआ है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। जो हम टिक कर रहे हैं वो वाला सही होगा। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल से, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और अगर प्रश्न यहाँ पर रहता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, तब होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। लेकिन यहाँ पर दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, इसलिए पैमाने का प्रतिफल होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं। तो उत्पादन फलन को व्यक्त करें QX बराबर फंक्शनल। यहाँ पर फंक्शनल होता है ABCDE, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने की औसत स्थिर लागत। औसत लागत स्थिर, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने को कहा गया। तो ये क्या होता है? यहाँ पर टोटल कॉस्ट होता है, टोटल स्थिर लागत बटा उसकी क्वांटिटी। तो यहाँ पर टोटल स्थिर लागत कितना है? 60 बटा उसकी क्वांटिटी कितना है? 10। तो 0 0 काट जाए, कितना है? 6 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि 2 सम उत्पाद वक्र की बीच की दूरी को व्यक्त करता है। तो 2 सम उत्पाद वक्र की बीच की दूरी को व्यक्त करता है किससे? उत्पादन स्तर में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर देखिए। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, पर टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में संबंध है। तो देखिए, टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। इसी को चेंज करके कर दिया यहाँ पर, इसी को यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर टीवी से को मतलब प्लस में रख दिया और इधर टोटल कॉस्ट था या तो इधर प्लस टीवी से, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस टीवी से हो जाएगा, यानी इस अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को आगे पीछे चेंज करके दे देता है। मेन फॉर्मूला ये है कि TC बराबर TFC प्लस TVC, ये वाला याद रखिएगा, इसी को आगे पीछे करके बन जाएगा, जैसे कि मैथ आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर की उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है कुल स्थिर लागत में, यानी कुल स्थिर लागत, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर औसत लागत देखेंगे, औसत लागत का आकार इस तरह का होता है, यू आकार का। तो औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, यू आकार, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न पर है कितना नंबर 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि किस बाजार में AR बराबर MR होता है, यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है कौन बाजार में, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। और अगर क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है तो ये कौन बाजार में होता है, ये एकाधिकार बाजार में होता है, ये एकाधिकार बाजार में होता है, ठीक है। और AR बराबर MR होता है पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर कि निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। विभेदीकृत वस्तुओं का अगर कहेंगे तो कौन बाजार में होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। और अगर कहता है विभेदीकृत कीमत, तो विभेदीकृत कीमत हो जाता है एकाधिकार, ठीक है। विभेदीकृत कीमत हो जाता है एकाधिकार, लेकिन विभेदीकृत वस्तु है तो एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर की फर्म के संतुलन की मूल शर्त क्या है, तो फर्म के संतुलन की मूल शर्त क्या है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं करती है, किसने कहा, तो ये बाजार का से नियम है, जब किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है तो उस वस्तु की मांग अपने आप हो जाती है, तो ये JB से के द्वारा कहा गया है, इसी को से का बाजार नियम कहा जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न है कि एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। किसी वस्तु पर कर लगाएंगे तो उस वस्तु की सप्लाई क्या होगी, घट जाएगी, उस वस्तु को कम मात्रा में उत्पादन करेगा, कम मात्रा में उत्पादन करेगा तो पूर्ति घट जाएगी, यानी पूर्ति कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है कि बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, तो बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार में, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि अधिक मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्तन होते, ठीक है। अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ते जाए, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ते जाएगा तो लोग क्या करेंगे, दुकानदार या उपभोक्ता उत्पादक उस वस्तु की क्या करेंगे, कीमत बढ़ा देगी, तो उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है वृद्धि होने की, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 में प्रश्न है कि कीमत उस बिंदु को निर्धारित होती है, कीमत कहाँ पर निर्धारित होती है, जिस कीमत पर यहाँ पर उत्पादक उस वस्तु को बेचने के तैयार रहता है और उसी कीमत पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार रहता है, यानी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये लिखा गया है J.M. कीन्स। J.M. कीन्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर रखा होगा, ठीक है। अगर धन का विज्ञान किसने लिया, एडम स्मिथ ने, धन का विज्ञान लिखा है एडम स्मिथ ने, और द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखा है J.M. कीन्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि GNP और NNP में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर NNP बराबर होता है, यानी NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास को ही कहा जाता है घिसावट, यानी NNP बराबर GNP माइनस घिसावट, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि स्टॉक चर का एक उदाहरण है, ठीक है। स्टॉक चर का उदाहरण क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर है। 24 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है। अगर राष्ट्रीय आय निकालेंगे, जैसे किसी वस्तु का हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो एक बार उसको जोड़े, फिर उसको और एक बार जोड़ेंगे तो ये क्या बार बार जुड़ते जा रहा है, तो इसे राष्ट्रीय आय का आकलन क्या गलत होगा। तो इस तरह की गणना को कहा जाता है दोहरी गणना। दोहरी गणना, इन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर
25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसी वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, मतलब किस वस्तु के निर्माण में गेहूं का प्रयोग किया जाता है, यानी ये मध्यवर्ती वस्तु के निर्माण में काम कर रहा है। तो ब्रेड के निर्माण में भी गेहूं प्रयोग होता है, यानी इसके भी ये भी होगा। बिस्कुट के निर्माण में भी गेहूं का प्रयोग किया जाता है और चापाती के निर्माण में भी गेहूं का प्रयोग किया जाता है। इन मध्यवर्ती वस्तु सभी का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा का कार्य क्या है। ठीक है, मुद्रा का कार्य क्या है। तो मुद्रा कार्य क्या है, विनिमय के माध्यम है, ये मूल्य का संचय भी करता है, ये मूल्य को मापक भी करता है। ठीक है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर है, कितना नंबर है ये, 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, तो किसने कहा था, ये हार्टेल वेदर्स ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर है कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक किसको कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्या है, प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है, केंद्र सरकार के बैंक का एजेंट ये भी कार्य है, बैंकों का बैंक ये भी है, और नोट जारी करता कौन, आरबीआई जारी करता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर है अगला प्रश्न, यहाँ पर है कि उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में स्वात उपभोग क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो A है, A को कहा जाता है स्वात उपभोग, और BY को कहा जाता है प्रेरित उपभोग। ठीक है, तो यहाँ पर स्वात उपभोग क्या हो जाएगा, A यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न है कि मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में, ठीक है, मंदी की किस अवस्था को, मतलब जब अर्थव्यवस्था में किस स्थिति को मंदी की अवस्था कहा जाता है। तो किस अवस्था को कहा जाता है, जब रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है, प्रश्न है देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा। तो K बराबर क्या होता है, 1/MPS होता है, 1/MPS। तो देखिए 1/MPS कितना है, 0.2, यहाँ पर पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 10, 2 5 10, यानी K बराबर 5 निकल जाएगा, K बराबर 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर है कि निवेश गुणक क्या है, वही वाला मतलब फॉर्मूला लिख दिया कि K बराबर, देखिए निवेश गुणक 2 तरह का होता है, एक 1/MPS भी होता है और K बराबर होता है 1/1 - MPC। ठीक है, दोनों होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो K बराबर यहाँ पर 1/MPS और 1/1 - MPC होता है इसमें। ठीक है, दोनों होता है, यानी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है। 34 में प्रश्न है कि निवेश के निर्धारित घटक कौन सा है। ठीक है, निवेश की निर्धारित घटक कौन सा है, तो पूंजी की सीमांत क्षमता भी है और ब्याज की दर भी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है, तो बिक्री कर भी एक अप्रत्यक्ष कर है और उत्पाद शुल्क भी एक तरह के अप्रत्यक्ष कर है, यानी एक और दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का अंतर क्या कहलाता है। देखिए व्यय माइनस प्राप्ति कीजिए, अंतर यानी व्यय माइनस प्राप्ति। तो व्यय में से अगर प्राप्ति को घटाएंगे तो क्या होगा, घाटा होगा। अब उससे पहले क्या जुड़ा है, यहाँ पर राजस्व जुड़ाया गया है, तो इसलिए क्या होगा, राजस्व घाटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करता है। ठीक है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है, बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति, यानी विदेशी विनिमय बाजार की मांग में पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है। 38 में प्रश्न है कि व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है। तो व्यापार संतुलन क्या होता है, आयात और निर्यात। ठीक है, वस्तुओं का आयात और निर्यात, वस्तु के आयात और निर्यात से, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 नंबर है। 39 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक संघटक है। ठीक है, तो चालू खाते के संघटक क्या हो जाएगा यहाँ पर, विदेशी का निर्यात, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन की निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण है। ठीक है, तो भुगतान संतुलन में यहाँ पर क्या असंतुलन किस कारण से होते, तो जब व्यापार चक्र में, ठीक है, जब व्यापार चक्र में यहाँ पर असुविधा होती है तो असंतुलन हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए 40 का 40 सोल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।